नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी का दोस्त दीपक वर्मा आज आपके साथ एक नई वीडियो जिसका टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। दोस्त, ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। पहले हम बात करें कुछ थ्योरी में, फिर कुछ बात करेंगे इम्पोर्टेंट वन लाइनर के बारे में, इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आपकी इस वीडियो से, इस टॉपिक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। 9 दिसंबर 19 पहले हम संविधान सभा के बारे में जानते हैं कि संविधान सभा की बैठक कब हुई, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की बैठक प्रारंभ होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ से एक चीज़ सीखने वाली है दोस्त, और यहाँ से लोग कन्फ्यूज भी होते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष में ध्यान रखना है हमें कि अस्थायी अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद हैं, अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे देखते हैं। संविधान निर्माण का प्रारंभ जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो संविधान का निर्माण का जो शुरुआत हुई थी वह 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुई थी। आपको यहाँ भी ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा दिया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसे ध्यान में रखिएगा, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक, संविधान निर्माण का जो प्रारंभ था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ। दोस्तों, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को आपको ये पॉइंट याद रखना है। और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। यहाँ आपको दो चीज़ याद रखना है कि संविधान जो अंगीकृत हुआ था कब, 26 नवंबर 1949, और आपसे यही पूछे कि इस संविधान को पूर्ण से लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे ध्यान में रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर के बारे में, बारी बारी से देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इन सभी एक्टों के बारे में हम वीडियो में आगे धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं पहला पॉइंट कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना सर्वप्रथम 1774 में की गई थी। ध्यान में रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जब कब पारित हुआ था, 1773 में, और इसके थ्रू सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ की गई सर्वप्रथम, तो कलकत्ता में 1774 में। ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के प्राप्त हुआ? यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो है किस अधिनियम द्वारा मिला था? तो ये मिला था चार्टर एक्ट 1833। इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई? दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसे VVI मार्क कीजिएगा, रट जाइएगा इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। यानी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को इस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला देखते हैं कि द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया था, या आपसे इसे ही पूछा जा सकता है कि द्विसदनीय विधायिका किसके द्वारा बनाया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, द्विसदनीय विधायिका जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश, जिसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेंस, निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? बहुत ही मस्ट VVI क्वेश्चन है।
ये भी कितने एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई। बहुत ही VVI है। देखिए दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को लिए हैं और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान में रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक क्या है नहीं है, मतलब यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम नहीं होगा, यहाँ किस अधिनियम होगा। ठीक है, हो जाता है मिस्टेक कभी कभी, इसे सीरियसली ना लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935, यानी अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। देखिए, यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के संविधान को निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारत में क्रिप्स मिशन आया था, उसने इस संविधान के निर्माण को प्रस्ताव को रखा था। लेकिन इसके अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। इन दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, दोनों ही VVI हैं। ठीक है, दोनों ही VVI हैं, यानी संविधान सभा गठन का जो प्रस्ताव है वो दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, लेकिन गठन किसके द्वारा किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यानी भारतीय संविधान का जब निर्माण होना शुरू हुआ तो संविधान निर्माण के समय जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है किसने तैयार किया था, सर BN राव ने। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। ये क्वेश्चन तो दोस्तों मतलब हर एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत ही एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था। अभी हमने जस्ट ऊपर ही पढ़ा था उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित नेहरू या जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन कब किया था, तो इन्होंने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा कि नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। अगला पॉइंट है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ। यह भी इम्पोर्टेंट है। देखिए हमने जस्ट ऊपर पढ़ा, यहाँ पढ़ा सॉरी, अभी हमने जस्ट यहाँ पढ़ा कि नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन अगला पॉइंट यही है कि नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था उसे संविधान सभा में स्वीकृत कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा उसे स्वीकृत किया गया 22 दिसंबर 1946 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत के संविधान निर्माण काल में संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो
उस समय टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ध्यान रखना है, उस समय टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, यानी संविधान निर्माण में टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो होते हैं सर BN रावत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ये भी पिछले रेलवे के कई प्रीवियस एग्जामों में ग्रुप D और NTPC में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान रखिएगा कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसे ध्यान में रखिएगा, ये भी कितने एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंकित किया? ये देखिए दोस्तों, ये भी जितने भी प्रीवियस ग्रुप D के एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। किसमें? ग्रुप D में बहुत रिपीटेड हुआ है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंकित किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? देखिए, प्रारूप समिति एक टॉपिक है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तृत बता देंगे। अभी फिलहाल ये जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, यानी जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और गठन कब हुआ था इसका? तो 29 अगस्त 1947 को। ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। हमारा अगला पॉइंट है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर थे, हमें ध्यान रखना है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। इस क्वेश्चन का जितना थ्योरी पढ़ा हमने वन लाइनर देखा, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में, सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और एक और बात, अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का क्या प्रावधान था? देखिए, पूना समझौता सन 1932 में हुआ था। किन के बीच हुआ था? BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। ठीक है, तो इनके बीच जो समझौता हुआ था उसमें मुख्य रूप से उसका टॉपिक क्या था? आपका पहला ऑप्शन है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। आपका दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। आपका तीसरा ऑप्शन है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और आपका चौथा ऑप्शन है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, जो 1932 में अम्बेडकर और गांधी के बीच पुनः समझौता हुआ था उसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र पर विचार किया गया था और चर्चा की गई थी, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? इसको डबल स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये VVI है। ठीक, बताइए। आपके सामने पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833। अगला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1835। अगला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1892 और अगला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1809। बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों एक बात और,
इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो को रोक कर भी दे सकते हैं। पहले आप अपने से देने का प्रयास कीजिए, फिर हमारे द्वारा बताए गए आंसर से मिलान कीजिए। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि इससे आपको अधिक से अधिक मात्रा में प्रश्न याद होंगे। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता थी ब्रिटिश करार में स्थानांतरित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये भी बहुत रिपीटेड है। आपके सामने पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947 और चौथा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए, जो अधिनियम 1861 था, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे एनटीपीसी में बहुत बार पूछा जा चुका है। आपके सामने ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अगला ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, अगला ऑप्शन है 1786 का एडमिटेंट एक्ट और अगला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्त, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1786 का एडमिटेंट एक्ट। यानी 1786 के एडमिटेंट एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। यानी कहने का मतलब ये है कि इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल है उसकी समिति जो भी निर्णय लेगी उसे वो अस्वीकार कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब बनाया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 1885, अगला ऑप्शन है 1875, अगला ऑप्शन है 1876 और अगला ऑप्शन है 1858। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1876। यानी जो महारानी विक्टोरिया थी उनको 1876 में भारत की महारानी या सामग्री बनाया गया था, जो भी समझिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया? इसको डबल स्टार मार्क कीजिए। कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, खास करके बिहार पुलिस में और बिहार दरोगा में बहुत रिपीटेड है यह। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है कि ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। बताइए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जाना गया? ये एसएससी में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है डुरंड योजना, ऑप्शन बी मिर्लो योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना और ऑप्शन डी वेवेल योजना। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ठीक, यानी जो भारत के लोगों को 1947 में सत्ता को सौंपा गया था उसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया? ठीक, ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1934, ऑप्शन सी है 1945 और ऑप्शन डी है 1947। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945। देखिए 1945 में विधायिका का अंतिम निर्वाचन किया गया था, ध्यान में रखिएगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? आपके सामने ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, अगला ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940, अगला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 और अगला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। बताइए
आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा में अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्ट भी है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए सही उत्तर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है कि भारत शासन अधिनियम 1935, अगला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, अगला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1919 और अगला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1892। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा इसका? आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, यानी केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? हमारे सामने ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? ये देखिए आरआरबी 2019 में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। ये क्वेश्चन तो अभी हाल पिछले वर्ष जो अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें भी कितनी बार पूछा गया था, रिपीटेड है ये। आपके सामने ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1909। बताइए सही उत्तर क्या होगा? आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1835। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1835 ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव का पद निर्मित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? आपके सामने ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1909 ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और लास्ट ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813। आपको ये बताना है कि इन चारों अधिनियमों में से वह कौन सा अधिनियम है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अगस्त घोषणा के बारे में। देखिए ये जो टॉपिक है, ये अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव, इसमें बहुत से लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मतलब ये थोड़ा कन्फ्यूजन टॉपिक ही है। आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। बस हम ये ध्यान रखना है, अगर आपके एग्जाम ये आता है कि अगस्त घोषणा किनके द्वारा लाया गया था, अगस्त घोषणा किनके द्वारा लाया गया था, तो बस इतना याद रखिएगा कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू के। अगर वहीं पूछे आपसे कि अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो ध्यान में रखिएगा जो अगस्त प्रस्ताव है वह लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है कि अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प किसके द्वारा लाया गया था? तो इसी पे ध्यान में रखिएगा कि जो अगस्त संकल्प है वह महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 पॉइंट है, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त संकल्प,
ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत से छात्र कन्फ्यूज होते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ से इसको ऐसे याद कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ये किनके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, मैं आपसे बार बार अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको इस वीडियो से हर एक प्रश्न और उत्तर अच्छी तरह से याद हो जाए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ।